बाबा साहब की जो मुझे जो लगती है, मुझे भी बहुत जस्टिस करता है उस वर्ड को जो बाबा साहब कहते हैं, अ फॉर्म एंड मेथड ऑफ गवर्नमेंट वेयर बाय रिवोल्यूशनरी चेंजेस इन द इकोनॉमिक एंड सोशल लाइफ ऑफ द पीपल आर ब्रॉट विदाउट ब्लडशेड। खून का एक कतरा बहाए बिना अगर कोई व्यक्ति, अगर जो हम डेमोक्रेसी है वो अगर किसी का खून का एक कतरा बहाए बिना अगर ऐसा कोई रिवोल्यूशनरी चेंज, क्रांतिकारी चेंज लाता है जिससे कि लोगों के इकोनॉमिक और सोशल लाइफ में अगर चेंज हो, तो उसको डेमोक्रेसी कहा जाता है। प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए We the people of India, having solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic, and to secure to all its citizens justice, social, economic and political liberty of thought, expression, belief, faith and worship, equality of status and of opportunity, and to promote among them all fraternity, assuring the dignity of the individual and the unity and integrity of the nation. In our Constituent Assembly, this 26th day of November 1949, do hereby adopt, enact, and give to ourselves this Constitution. श्री नवीन चव्हाण सर। और श्री संजय कुमार विमड़ा जी का स्वागत श्री जयवंत आप सब करेंगे।
बनाने में 2 साल 11 महीने और 18 दिन लगे थे। तो ये कुछ ऐसी चीज नहीं है कि हम 1 घंटे के अंदर समझ सके। सुप्रीम कोर्ट के लॉयर्स, हाई कोर्ट के लॉयर्स और जस्टिस भी अभी तक समझ नहीं पाए, क्योंकि ये संविधान को बहुत अच्छी तरह से पढ़ना पड़ता है, इंटरप्रिटेशन के लिए डिबेट करना पड़ता है। जब ये संविधान बना, इनके पहले और बाद दोनों पहलू के हमें देखना पड़ेगा। भारत में संविधान बनाने के लिए जब ये कॉन्स्टिट्यूशन वर्ड मालूम नहीं था, अंग्रेजों ने बोला कि हम आपको आजाद करेंगे तो आप देश कैसे चलाएंगे। तो आपके पास कुछ कानून है देश को चलाने का, लेकिन हमारा ये कर्तव्य है कि हमें एक ऐसा समाज डाल के जाए, छोड़ के जाए, जहां हमारे बच्चे सुख चैन से जिए। हमारे बच्चे सुख चैन से जिए, यह जिम्मेदारी हमारी है, न सिर्फ घर के लिए लेकिन बाहर के लिए भी, वो सोसाइटी हो या राष्ट्र हो। तो ये हमारी जिम्मेदारी बन जाती है। इसलिए मैंने इस विषय का चयन किया है कि भारतीय संविधान का इतिहास। तो इतिहास न केवल 1700 से शुरू होता है और 1945 को 49 को खत्म हो जाता है। इतिहास शुरू होता है उससे पहले से। कहाँ से? शायद 302 BC में चले जाइए। ये 302 BC क्या है? मुझे भी ये सब तैयारी करने के वक्त पता चला। ये है अशोक का राजतिलक, चक्रवर्ती सम्राट अशोक का राजतिलक। कहते हैं यह वह सुवर्ण काल था जिसमें भारत सोने की चिड़िया थी। मैं नहीं कहता, पुख्ता सबूत है गवर्नमेंट लाइब्रेरियों में। सोने की चिड़िया क्यों कहा जाता है? बहुत मस्त बात है। हर डाल पे जो चिड़िया रहती है ना, उसको अगर सोने की बना दो और वो सारा सोना इकट्ठा कर लो देश का, उतना सोना इस देश के पास है। इसलिए ये देश सोने की चिड़िया है, इतना सोना वाला ये देश है। तो उस देश का हुक्मरान अशोक राजा था और वह राजा ने न सिर्फ मनुष्यों के लिए, प्राणियों के लिए भी अस्पताल खोले। उसके ऐसे ऐसे प्रावधान थे कि जिसको आज तक कोई देश पूर्णतः लागू नहीं कर। So the Constituent Assembly was formed as it was told on 6th of December 1946. Okay, the Constituent Assembly comprised of 389 members from all over the part of the undivided India. So in that eminent persons like Pandit Jawaharlal Nehru, Sardar Vallabhbhai Patel, Dr. B.R. Ambedkar, Dr. Rajendra Prasad were the members. And Dr. Rajendra Prasad was elected as the President of the Constituent Assembly, and Sir B.N. Rao, a constitutional expert, was appointed as the constitutional advisor to the Constituent Assembly. So Constituent Assembly, they have just formed some 22 committees, 8 major committees and remaining minor committees in the making of Constitution. And when India got independence in 1947, India has become a dominion of India, and Pakistan has separated and Pakistan become dominion of Pakistan. So to make it a republic, the Constituent Assembly was working very hard to finalize the Constitution of India, and they just appointed the drafting committee comprising 7 members when it is just after the independence on 29th of August 1947. So the 7 members were Dr. B.R. Ambedkar, Dr. K. Munshi, Muhammad Sadullah, then Mr. Alladi Krishnaswamy Iyer, then Gopal Ranga Iyengar, Mr. B.N. Mittal, and D.P. Kaitan on the guest list. Mr. D.P. Kaitan died, and in his place one Madhav Rao taken over, D.P. Krishnamacharya has taken over, and Mr. Mittal, because of poor he has resigned from the Constituent Assembly. इम्पोर्टेंट भी है, फंडामेंटल राइट्स के साथ साथ हमारी कुछ फंडामेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी है जो हमको बताई गई कि हमें अपने देश के लिए जो हमारा जो मूलभूत
हमारा अधिकार के साथ जो ये है ड्यूटी है वो भी हमें करना चाहिए। तो इसमें है टू अबाइड द कॉन्स्टिट्यूशन एंड रिस्पेक्ट इट्स आइडियल्स एंड इंस्टीट्यूशंस, नेशनल एंथम एंड नेशनल फ्लैग। तो सबसे पहले हमको हमारे संविधान के ऊपर गर्व होना चाहिए और उसको हमें रिस्पेक्ट करना चाहिए। उसमें जो हमारी जो अभी हमने इसमें जो प्रस्तावना में पढ़ा उसके आधार पर हमें उसको रिस्पेक्ट करना है। और टू चेरिश एंड फॉलो द नोबल आइडियाज विच इंस्पायर्ड आवर नेशनल स्ट्रगल ऑफ फ्रीडम, जो फ्रीडम फाइट हुई उसको आइडियाज़ को हमें फॉलो करना है। टू अपहोल्ड एंड प्रोटेक्ट द सोवर्निटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, है ना। हम हमेशा शपथ लेते हैं अभी की राष्ट्र की एकता और अखंडता के लिए मैं उसको हमेशा रखने की कोशिश करूंगा, प्रयत्न करूंगा, तो वो करना है। टू डिफेंड द कंट्री एंड रेंडर नेशनल सर्विस व्हेन कॉल्ड अपॉन टू डू सो, जब भी कोई राष्ट्रीय आपदा आती है और कोई बाहरी ये होता है तो उसमें हमें हमेशा सर्विस देने के लिए तत्पर रहना चाहिए। नेक्स्ट, ये आर्टिकल 51 है बाय द वे, प्रमोट हार्मोनी एंड spirit of common brotherhood amongst all the people of India, transcending religious, linguistic, regional or sectional diversities and to renounce practices derogatory to the dignity of women। कोई भी ऐसा काम नहीं करना है जिसके वुमन की डिग्निटी को ठेस पहुँचे। और जो हमारा जो अभी मैंने बताया प्रस्तावना में उसमें फ्रैटर्निटी, तो फ्रैटर्निटी इज नथिंग बट ब्रदरहुड, हम सब में भाईचारा होना चाहिए, ब्रदरहुड होना चाहिए, इंडिपेंडेंट ऑफ हिज कास्ट, सेक्स, रिलीजन और जो भी क्लास है उसको ध्यान में नहीं रखते हुए, जैसे कि अभी हमारे लोगों ने भी बुलाया कि वी आर इंडियन एंड वी आर इन फर्स्टली एंड लास्टली, तो यही हमारा बात होना चाहिए हमारे माइंड में। दूसरी बात है वैल्यू एंड प्रिजर्व द रिच हेरिटेज ऑफ द कंट्रीज कंपोजिट कल्चर, प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूवमेंट द नेचुरल एनवायरनमेंट इंक्लूडिंग फॉरेस्ट, लेक्स, ये भी हमारा काम है कि जो फॉरेस्ट है, जंगल है, लेक्स है, वाइल्ड लाइफ है, उसको प्रोटेक्ट करना है। तो इसीलिए वाइल्ड लाइफ वो एक्ट भी है कि उसको कैसे प्रोटेक्ट करके रखना है, क्योंकि सबका अपना एक इकोसिस्टम है। डेवलप साइंटिफिक टेम्पर, जो अभी बात की कि कई बार हम क्या होता है कि धार्मिक इतने ज़्यादा हो जाते हैं कि कई बार हम वो रिलीजियस रिचुअल्स करते करते बहुत ज़्यादा अंधविश्वासी हो जाते हैं। तो मुझे भी सर, मैं भी जाता हूँ आजकल ना, बड़ा मुझे अजीब सा लगता है कि कोई भी शॉप पे जाओ, कहीं पे भी जाओ तो नींबू मिर्ची, अरे भाई नींबू मिर्ची खाने की चीज़ है यार, आप इतना तो समझ ही सकते हैं ना। मतलब लोगों में, और ये उनकी गलती नहीं है, जैसे आपने बताया कि आज भी कास्टिज्म हो रही है, प्रैक्टिस हो रही है, और दूसरी प्रैक्टिस हो जाती है कि जो जिनके ऊपर की गई वो भी करते हैं, बट ये एक डिजीज़ है, कास्ट इज अ डिजीज, इज अ स्टेट ऑफ माइंड, और उसकी वजह से वो सबको फैलेगा। तो इसीलिए इट इज नाउ आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि वो जो डिसीज है उसको रोकना है। इट्स अ कम्युनिकेबल डिसीज, है ना। ये एक को लगा जैसे कोरोना है तो सबको लपेटे में लगा वो, इसीलिए इट इज़ अवर ड्यूटी कि उसको नहीं होने देना है। तो ये हमारी ये भी फंडामेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटी है हमारी। प्रोटेक्ट एंड सेफगार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी एंड एब्जॉर्ब, ये है कि कहीं आप देखते हैं कि हमारे बहुत पुराने एंशियंट स्ट्रक्चर्स होते हैं, साइट्स होते हैं, वहाँ पे लोग जाके कुछ भी उल्टा पुल्टा लिख के आ जाते हैं। तो वी आर बेसिकली टेम्परिंग आवर, है ना, रिच एंशियंट कल्चर, तो वो नहीं होना चाहिए। प्रोवाइड अपॉर्चुनिटीज फॉर एजुकेशन टू द चाइल्ड एंड गॉड बिटवीन द एज ऑफ 6 and 14, ये तो हमारा फंडामेंटल राइट है, आर्टिकल 21, जो उसमें बोलता है फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन देना चाहिए हम सबको। इट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द स्टेट नहीं था। और हमने देखा कि डेमोक्रेसी इज डिफरेंट इन एवरी इन सेम कंट्री। हमारे देश में भी अभी थोड़ी देर पहले बताया कि 563 ईसा पूर्व जब तथागत गौतम बुद्ध थे, और उसके बाद जब 200 साल बाद सम्राट अशोक का शासन आया, तब हम थोड़ी सी चिड़िया था, तब हम एक गणराज्य प्रणाली थी हमारे देश में। हमारा देश एक ऑलरेडी अभी कोई नया डेमोक्रेसी नहीं है हमारी जो डेमोक्रेसी वो 2500 साल पहले की है। तो ये जो है, पर उस समय की डेमोक्रेसी और आज की डेमोक्रेसी में ज़मीन आसमान का ये फर्क आ चुका है। और पहले की जो डेमोक्रेसी होती है तो वो पहले वो उसका पर्पस भी चेंज होता है। पहले की डेमोक्रेसी होती थी तो किंग्स रूल होता था, तो किंग्स रूल को चुनौती दे के लोग आना जाते थे। अभी क्या है, अभी तो लोकतंत्रात्मक डेमोक्रेसी है, लोगों की डेमोक्रेसी है, तो उसका पर्पस भी चेंज हो गया। पहले तो बस उसको हटाना और दूसरे लोग आना। अभी है कि ये जो हमारी डेमोक्रेसी है, इट इज़ फॉर द वेलफेयर ऑफ द पीपल, ठीक है। तो ओल्ड डेमोक्रेसी में जैसे बताया ऑटोक्रेटिक विंग को कर्व करने के लिए, और मॉडर्न डेमोक्रेसी है वेलफेयर ऑफ द पीपल। तो ये पर्पस भी चेंज होते रहता है डेमोक्रेसी का, ठीक है। नेक्स्ट, व्हाट डू मीन बाय डेमोक्रेसी। अभी ये वॉल्टर बैकवर्ड करके है, जो इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन जो लिखा है अपना, मतलब एक बुक लिखी है उन्होंने, आप भी अगर कभी मौका मिले तो जरूर पढ़ना, इंग्लिश कॉन्स्टिट्यूशन। तो मैंने भी इनके बारे में पढ़ा तो मुझे थोड़ा सा रेफरेंस मिला, इसीलिए मैंने सोचा। तो उनकी जो डेफिनेशन है वो कहते हैं कि गवर्नमेंट बाय डिस्कशन। जैसे हमने हमारे एमपीज एमएलएस को भेज दिया विधानसभा और राज्यसभा और ये लोकसभा में, तो वहाँ पे जाके वो कोई भी अगर सरकार कोई भी बिल ला रही है तो उसके ऊपर क्या होना चाहिए, तो उसके ऊपर बेसिकली डिस्कशन होना चाहिए। क्योंकि हमने जिस रिप्रेजेंटेटिव को भेजा, क्योंकि आप जो बिल ला रहे क्या वो लोगों के फायदे के लिए है, क्या लोगों के लिए समझदारी के लिए, मतलब उनके लिए अच्छे के लिए, वेलफेयर के लिए है,
और अगर नहीं है तो आप थोप नहीं सकते। इसीलिए जो डेमोक्रेसी का काम है वो जो हमने चुने हुए प्रतिनिधि भेजे वहाँ पे डिस्कशन होना चाहिए, वो उनकी डेफिनेशन है। तो सबसे पहले डेफिनेशन ये जो दी थी वॉल्टर बैगॉट ने दी थी, जो उन्होंने इंग्लिश कॉन्स्टिट्यूशन में उनकी जो बुक है वो उन्होंने लिखा है। और जैसे कि आप सभी जानते हैं अब्राहम लिंकन के बारे में, और ये बहुत ही फेमस कोट है उनका, जब वो गटिनबर्ग में स्पीच दे रहे थे तो उस समय पे उन्होंने ये बात बोली थी कि जो हमारा जो डेमोक्रेसी होती है वो गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल। बट फिर भी इसमें जो वो डेफिनेशन है वो उतना सिंप्लीफाई नहीं हो पाती, लोगों को उतना नहीं समझ में आता कि ठीक है हमने चुनाव दे दिया और उनको जिता के लाए। बाबा साहब की जो मुझे जो लगती है, मुझे भी बहुत जस्टिस करता है उस वर्ड को जो बाबा साहब कहते हैं, अ फॉर्म एंड मेथड ऑफ गवर्नमेंट वेयर बाय रिवोल्यूशनरी चेंजेस इन द इकोनॉमिक एंड सोशल लाइफ ऑफ द पीपल आर ब्रॉट विदाउट ब्लडशेड। खून का एक कतरा बहाए बिना अगर कोई व्यक्ति, अगर जो हम डेमोक्रेसी है वो अगर किसी का खून का एक कतरा बहाए बिना अगर ऐसा कोई रिवोल्यूशनरी चेंज, क्रांतिकारी चेंज लाता है जिससे कि लोगों के इकोनॉमिक और सोशल लाइफ में अगर चेंज हो तो उसको डेमोक्रेसी कहा